गोपाल दास ज्ञानेंद्र एक राज दरबारी था। कूटनीति में अव्वल दर्जे का माहिर, पर अपनी अकलमंदी का प्रयोग वो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए ज्यादा करता था। राज्य को उस बात से फायदा होता है या नहीं, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं रहता था। उसकी हमेशा ये कोशिश रहती थी कि ज्यादा से ज्यादा वो राजा के नजदीक रहे। राजा साहब भी उसकी कूटनीति में निपुणता को समझते थे, पर उसकी चालबाजियों पर भी उनकी नजर रहती थी। यही वजह थी कि आज तक उन्होंने उसे अपने निजी सलाहकारों के दल में उसे शामिल नहीं किया था, जबकि गोपाल दास को लगता था कि विश्वनाथ पुरोहित ने राजा साहब के कान भरे हुए हैं, ताकि वो यानी गोपाल दास राजा साहब के नजदीक न जा सके। इसी वजह से वो पूर्व सेनापति विश्वा से मन ही मन अपनी दुश्मनी मानता था। सामने पड़ने पर वो चापलूसी का कोई तरीका बाकी नहीं रखता था, पर पीठ पीछे वो हरदम ये कोशिश में रहता था कि जैसे भी हो वो विश्वनाथ पुरोहित की जड़ें खोद दे, ताकि ये धीरे धीरे राजा साहब से दूर होते जाएं। दूसरी तरफ था पाणिक, एक बेहतरीन सिद्धिधारक, एक सच्चा योद्धा, जिसके लिए राज्य पहले बाकी सब बाद में। अपने इन्हीं गुणों की वजह से वो अधिपति कैलाश को बहुत प्रिय था। इसीलिए अभ्यास स्थल और मंदिर की सुरक्षा का पूरा दारोमदार पाणिक को दे रखा था, और पाणिक ने भी अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से संभाला हुआ था। गौरतलब बात यह थी कि गोपाल दास और पाणिक आपस में रिश्तेदार थे। गोपाल दास की बहन की शादी पाणिक से हो रखी थी, और इस शादी से गोपाल दास बिल्कुल भी सहमत नहीं था। उसकी पाणिक से बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि पाणिक उसकी आदतों से वाकिफ था और जब तब उसे इस बात के लिए टोकता रहता था कि उसे अपने फैसले और कार्य सिर्फ राज्य हित में ही करने चाहिए। और गोपाल दास, जो पहले से ही उससे खार खाए बैठा था, उसकी इस टोका टोकी पर और भड़क उठता था। ऐसा कभी कभार ही होता था कि दोनों एक जगह हों और उनके बीच में बहस न छिड़ी हुई हो। हर दरबारी और उनके साथ रहने वाला हर योद्धा इस बात से परिचित था कि इन दोनों में सांप और नेवले वाला बैर है। जब भी ये दोनों आसपास होते, सब लोग इसी इंतजार में रहते कि कब बहस चालू हो जाए। हर बार पाणिक का ही पलड़ा भारी रहता था, क्योंकि वो देश हित, राज्य हित की बात करता था, जबकि गोपाल दास का सारा ध्यान इस बात पे रहता था कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से बस वो बहस में जीत जाए। इस वजह से वो कभी भी पाणिक की हाजिर जवाबी का मुकाबला नहीं कर पाता था। आज भी दोनों लोग इस मैदान में मौजूद थे। पाणिक तो अपनी जिम्मेदारी की वजह से मौजूद था, जबकि गोपाल दास को किसी ने वहां जानबूझकर बुलाया था, तो वो भी वहां पर किसी बहाने से मौजूद था। उसे इंतजार था अपने उस आदमी का, जिसने उसे यहां किसी जरूरी बात के लिए बुलाया था। आधी रात से भी ज्यादा का समय हो चुका था, और अभी तक गोपाल दास की मुलाकात उस इंसान से नहीं हो पाई थी जिसके लिए वो यहां आज रुका था। दरबारियों के लिए एक अलग तंबू की व्यवस्था उस अभ्यास स्थल पर हमेशा ही होती थी। गोपाल दास उसी में रुका हुआ था। जब आधी रात तक कोई भी उससे मिलने नहीं आया, तो वो तंबू से बाहर निकलकर टहलने लगा। उसने देखा कुछ लोग आग जलाकर उसके आसपास घेरा बनाकर बैठे हुए थे। इधर उधर घूमने से बेहतर उसे वहां जाकर बैठना लगा जहां पाणिक बैठा था। गोपाल दास उसकी पीठ की दिशा से उन लोगों की तरफ बढ़ रहा था। वो वहां से कुछ ही दूर थे कि एक योद्धा की नजर उस पे पड़ी। उसने वहीं से चिल्लाकर उसका स्वागत किया। आइए आइए गोपाल दास जी, आइए। उसके इतना कहते ही सबकी नजर उस तरफ गई, सिवाय पाणिक के। उसने सुन के भी अनसुना किया। गोपाल दास सहज भाव से वहां जाकर बैठ गया। सबका अभिवादन स्वीकार करने के बाद ही उसकी नजर पाणिक पर पड़ी। तुम यहां क्या कर रहे हो? वो थोड़े रूखे स्वर में बोला। यह सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए महोदय। मेरी तो यह कर्म स्थली है, पर इस रात के अंधकार में आपको यहां आने की क्या जरूरत पड़ गई? पाणिक ने व्यंग भाव से कहा। उससे तुम्हें क्या मतलब? मैं जहां चाहूं वहां आ जा सकता हूं। मुझे तुमसे आज्ञा लेने की जरूरत नहीं। गोपाल दास ने मुंह घुमाते हुए कहा। बिल्कुल सही बात कही आपने। आपको यहां आने के लिए बिल्कुल भी मेरी आज्ञा की जरूरत नहीं है, पर हां, अगर आप रात के इस वक्त इधर उधर जाएंगे तो मेरी और बाकी योद्धाओं की नजर आपके ऊपर ही होगी। आप गलत ना समझें, आखिर ये आपकी सुरक्षा का सवाल है। पाणिक ने बोला।
ये सुनकर गोपाल दास के चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। वो सोचने लगा कि उसे तंबू से बाहर आना ही नहीं चाहिए था। न वो बाहर आता, न उसके ऊपर नजर रखने का पाणिक को मौका मिलता। शांति से वो अपने गुप्तचर का इंतजार करता तो ही सही रहता, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। बात हाथ से निकल चुकी थी। अब चाहते हुए भी वो अपने ऊपर से इन लोगों का ध्यान नहीं हटा सकता था। अब अगर सबके सामने उससे मुलाकात की तो सबको पता लग जाएगा, और वो जो भी जानना चाहता है वो भी सबको पता चल जाएगा। अजीब सी स्थिति में महसूस कर रहा था वो अपने आप को। वो कुछ देर वहीं बैठा रहा। उसने गौर किया कि पाणिक छुपी हुई निगाहों से उस पर ही नजर रखे हुए था। उसने अपने चेहरे के भावों को सामान्य किया ताकि पाणिक को ज्यादा शक ना हो। उसने कुछ देर वक्त वहीं गुजारना ठीक समझा। पाणिक का शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा। उसे लगने लगा कि इतनी रात गए गोपाल दास का यहां आना किसी बड़ी बात की तरफ इशारा है। गोपाल दास ऐसा इंसान था जो बिना अपने फायदे के ना किसी से बात करता था, ना ही कहीं जाता था। उसने उस पे पूरी तरह से नजर रखने का फैसला किया। उसने अपने सबसे विश्वास पात्र योद्धाओं को इशारे ही इशारे में यह बात समझाई कि वो क्या चाहता है। उन्होंने उसकी बात को समझा और इशारे में काम हो जाएगा का आश्वासन दिया। तभी गोपाल दास वहां से उठा और अपने तंबू की विपरीत दिशा में चल दिया। जाने को तो वो वहां सीधे भी जा सकता था, पर वो ये देखना चाहता था कि पाणिक ने उसके पीछे अपने गुप्तचर तो नहीं लगाए। उसे पता था कि पाणिक उसे यहां देखकर सतर्क हो चुका होगा, और वो ये जरूर सुनिश्चित करेगा कि गोपाल दास उसकी नजरों से तब तक दूर ना हो जब तक वो यहां रहे। और था भी ऐसा। पर पाणिक ने जिन लोगों को इशारा किया था नजर रखने के लिए, उनके लिए यह काम नया नहीं था। वो भी उठे, पर वो गोपाल दास की विपरीत दिशा में चल दिए। गोपाल दास ने भी उन्हें उठते देखा, पर विपरीत दिशा में जाता देख उसने उन पे ध्यान नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान इस बात पर था कि उसके पीछे कौन आता है। काफी दूर तक जाने के बाद भी जब उसे कोई अपने पास आता महसूस नहीं हुआ तो वो वापस लौटकर अपने तंबू की तरफ चल पड़ा। जो दो लोग वहां से उठे थे उनमें से एक जाकर पहले ही तंबू के पीछे जाकर छुप गया, जहां से वो अंदर होने वाली कोई भी बातचीत आसानी से सुन सकता था। दूसरा योद्धा जाकर ऐसी जगह छुप गया जहां से वो गोपाल दास के तंबू में आने वाले हर इंसान पर नजर रख सकता था, अगर रात के वक्त कोई आए तो। काफी समय गुजर गया। दोनों योद्धा काफी थक चुके थे, पर फिर भी सतर्क होकर वहां बैठे थे। पाणिक उनसे कई बार इस तरह के काम ले चुका था और वो एक बार भी असफल नहीं हुए थे, और उन्हें इस बार भी नहीं होना था। तभी एक साया अंधेरे में गोपाल दास के तंबू के पास आकर रुका। दूसरे वाले योद्धा ने उसे वहां आते दूर से ही देख लिया था। अब वो सतर्क होकर बैठ गया। अब उसे अपने साथी को यह बात बतानी थी जिससे वो सतर्क हो जाए। अपनी पोशाक में से एक थैली निकाली। उसके अंदर से उसने एक छोटी सी बांसुरी निकाली। ये बांसुरी एक जंगली पेड़ की लकड़ी से बनी थी। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की बनाई गई थी कि इसमें जोर से फूंक मारने पर कोई सुरीली धुन नहीं, बल्कि एक जंगली कीड़े की आवाज निकलती थी जो रात को ही बाहर आता था। उसने वो बांसुरी निकालकर 3 बार धीमे से फूंकी। ये उनका पहले से निर्धारित कूट संकेत था। पहला योद्धा तंबू के पीछे इस तरह से बैठा था कि अगर कोई वहां अचानक से आ भी जाए तो उसे ये पता न चल पाए कि यहाँ कोई छुपा हुआ है। इसमें उसकी मदद वहां घोड़ों के लिए चारे ने काफी की। वो अच्छे से वहां दुबका बैठा हुआ था और उसके कान अंदर होने वाली हलचल पे भी लगे थे और बाहर से आने वाली आवाजों पर भी, ताकि अगर उसे गुप्तकूट संदेश मिले तो उसे वो वक्त रहते सुन सके। अचानक उसे जंगली कीड़े की 3 बार धीमी आवाज सुनाई दी। औरों के लिए ये बात मामूली थी, पर वो गुप्त संकेत तुरंत समझ गया, जिसका मतलब था सतर्क हो जाओ, कुछ होने वाला है। उसने अपने कान तंबू से सटा लिए। जब से गोपाल दास वापस आया था तब से उसे बस उसके सोने की या जोर जोर से सांस लेने की ही आवाज आ रही थी। संकेत मिलने के कुछ पल बाद उसे एक दबी हुई आवाज सुनाई दी। वो आवाज गोपाल दास को नींद से उठा रही थी। कुछ देर की कोशिश के बाद गोपाल दास उठ बैठा। उसने उसे बैठने को कहा, पर उस साये ने कहा कि वो जल्दी में है, ज्यादा देर नहीं रुक सकता था।
बस उसे जानकारी देकर वो वहां से तुरंत जाना चाहता था। गोपाल दास ने उसकी बात में सहमति जताई और फिर दोनों में धीमी आवाज में बातचीत होने लगी। रात होने की वजह से माहौल में शांति थी। इस वजह से उनकी आवाजें धीमी होने के बावजूद भी बाहर तक आसानी से सुनी जा सकती थीं। बाहर बैठे योद्धा ने उनकी हर बात को बहुत ध्यान से सुना और समझा। हालांकि वो आवाज से उस इंसान को पहचान तो नहीं सकता था, पर जो जानकारी वो आपस में बांट रहे थे उसके हिसाब से उसे यकीन था कि पाणिक उसका विश्लेषण करके हो सकता है कि जान पाए कि वो गुप्तचर कौन था। काफी देर तक उन लोगों की बातचीत चली। फिर वो साया जैसे दबे पांव आया था वैसे ही दबे पांव वहां से चला गया। जैसे ही वो साया बाहर निकला, पहले योद्धा के मन में विचार आया कि वो उसका पीछा करे, पर वो ये नहीं जानता था कि गोपाल दास से मिलने एक ही इंसान आने वाला था या कोई दूसरा भी। इसलिए वो रुका रहा ताकि अगर कोई और आए तो वो दूसरे योद्धा को सतर्क कर सके। सूरज उगने में थोड़ा ही वक्त था जब गोपाल दास अपने तंबू से बाहर निकला। उसने निकलकर इधर उधर देखा, फिर सीधा अपनी घोड़ा गाड़ी की तरफ बढ़ गया। जब शाम को वो यहाँ पहुंचा था तब वो बिना किसी कोचवान के यहाँ आया था, तो लौटते वक्त भी उसे खुद ही गाड़ी चला के जाना था। वो वहां से जब तक चला नहीं गया, दोनों योद्धाओं की नजर उस पे बराबर बनी रही। जैसे ही उसने मुख्य द्वार को पार किया, दोनों योद्धा पाणिक के तंबू में जा पहुंचे और सारी स्थिति से उसे अवगत कराया। उन्होंने सारी बातें सुनी और उसके बाद उन्होंने उन दोनों को आराम करने को बोला। दोनों योद्धा प्रणाम करके वहां से चले गए। पाणिक ने सुनी हुई सारी बातों पर गौर किया। उसे मिली जानकारी के अनुसार वो साये के बारे में नहीं जान सका, पर जो बातें उस साये ने गोपाल दास से की थीं, वो खतरनाक साबित हो सकती थीं। उसे जल्द से जल्द अधिपति कैलाश से मिलना होगा ताकि उन्हें सारी स्थिति का पता चल सके। सुबह होने में अभी भी काफी वक्त था, पर पाणिक ने इसी वक्त अधिपति से मिलने का फैसला किया। वो उनके आराम स्थल की तरफ बढ़ चला। अधिपति देर रात काफी विलंब से सोए थे, इसके बावजूद वो जल्दी ही उठ गए। ये उनकी आदत थी। कितना भी देर से वो बिस्तर पर जाएं, सुबह नियत समय पर वो जाग जाते थे। अभी भी वो जागने के बाद नित्य कर्म करके बैठ ही गए थे कि पाणिक ने तंबू के अंदर प्रवेश किया। अधिपति कैलाश को इतनी सुबह उनके वहां होने पर बड़ी हैरानी हुई। क्या कोई बात हो गई है, उन्होंने सोचा। पाणिक ने उनसे अभिवादन किया और फिर अपने वहां आने की वजह बताई। गोपाल दास के आने से लेकर उनके मिलने, फिर जाने और उस साये के उनके तंबू में जाने तक सारी बातचीत उन्होंने शब्द दर शब्द बताई। सारी बातें जानकर अधिपति कैलाश की हैरानी की कोई सीमा नहीं रही। यह हो क्या रहा है? मैं जितना इस बात को छुपाना चाह रहा हूं, उतना ही ये फैलती जा रही है। ये गोपाल दास जी का इस मामले में क्या काम? लगता है कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है जिसका नतीजा अच्छा नहीं होने वाला है। अधिपति कैलाश ने कहा, जी मुझे जो पता चला वो मैंने आपको बता दिया। अब कहिए मेरे लिए क्या आदेश है? सबसे पहली बात तो ये कि ये बातचीत बाहर नहीं जानी चाहिए। अब तक जिन्हें पता है उन्हें ये समझा दो कि मैं नहीं चाहता कि गोपाल दास को ये पता चले कि हमें कुछ भी पता है। ठीक है, मेरे दोनों आदमी पूरे भरोसे के हैं, उनकी तरफ से आप निश्चिंत रहिए। ठीक है। दूसरी बात यह कि अब 2 गुप्तचरों को हर वक्त गोपाल दास के पीछे साई की तरह लगा दो। मुझे सब जानकारी चाहिए। तब तक मैं ये देखता हूं कि ये बात बाहर निकली कैसे। अधिपति कैलाश बोले। अधीश की नींद खुली तो उसने अपने आसपास देखा। रात को जब वो सोया था तो विभूति भी उसके साथ था, पर अब वो कहां था? इतनी सुबह सुबह कहां चला गया? वो भी यही सोच रहा था कि विभूति ने वहां प्रवेश किया। कहां थे तुम? अधीश ने पूछा। इतनी सुबह सुबह जहां होता है वहीं था। अब तुम भी जल्दी उठकर तैयार हो जाओ। अधिपति जी ने सुबह का नाश्ता उनके साथ करने का हुक्म संदेश के तौर पर भिजवाया है। विभूति हंसते हुए बोला। लगता है आज सुबह सुबह कंदमूल खाकर ही गुजारना पड़ेगा, क्योंकि अधिपति जी तो वही खाते हैं। विभूति ये कहकर फिर से बाहर निकल गया। अधीश सोच में पड़ गया। पहले तो अधिपति जी ने विभूति को वापस भेजकर ही उससे आगे की बातचीत की थी, और आज वो खाने पर दोनों को बुला रहे हैं। मामला क्या है?
क्या ये सीधा सादा खाने का बुलावा है या कुछ और? यही सोचते हुए वो भी तंबू से बाहर निकल गया। क्या था इस संदेश का राज? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।